हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं। चुनाव के क्या कुछ नतीजे हैं, लंबा अनुभव है रहा है दीपक सर का। और दीपक सर, इस वक्त की जो टैली है वो आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा सामने आ चुका है। पोस्टल बैलेट में 147 चाहिए, 168 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं पोस्टल बैलेट के। 89 पर टीएमसी और 78 पर बीजेपी। दीपक सर, मुझे नहीं लगता कि इसको फाइनल माना जाए और ये माना जाए कि इसी हिसाब से नतीजे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की तैयारी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी थी, जिस तरह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है और शुरुआती 1 घंटे सिर्फ पोस्टल बैलेट के रुझान होते हैं, तो ये मानना कि इसी लीड के आधार पर टीएमसी चलेगी, मुझे लगता है सर्वथा गलत होगा। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में एक अच्छा खूबसूरत T20 का मैच देखने को हमको मिलेगा। एक एक बॉल पर रन बनाने होंगे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, और मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए यह नाक की लड़ाई है। और इतनी बदनामी झेलने के बाद कि पश्चिम बंगाल में उसने कैंपेन की, कोविड पर ध्यान नहीं दिया, तमाम प्रोटोकॉल्स को नहीं पालन किया, बिना मास्क के उसके लीडर रोड शो करते रहे, पब्लिक रैलीज करते रहे, बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स करते रहे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी न जीते तो फिर इस जीतने को क्या कहा जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए। बाकी जहां तक असम की बात है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के अंदर डीएमके की जीत बिल्कुल साफ है एग्जिट पोल के प्रेडिक्शंस के हिसाब से। पौंडीचेरी में रंगास्वामी और एनडीए का जो गठबंधन है वो आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और केरल के अंदर एक बार फिर से पिनराई विजयन, जिन्होंने जो 40 साल की एंटी इनकम्बेंसी को धता पताकर फिर से चुनाव जीतेंगे, ऐसी संभावना नजर आ रही है फिलहाल अनुराग। लेकिन दीपक सर, आपने लगातार कई विधानसभा और लोकसभा चुनावों को कवर किया है। क्या वजह आपको नजर आती है सर कि इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों के जो पोस्टल बैलेट के रुझान हैं वो लगभग क्लियर हैं, साफ है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आगे चल रही है और बड़ा फासला है दोनों के बीच में। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो मुकाबला है वो लगभग बराबरी का है, 79-90। मुझे खास तौर पर ऐसा लगता है कि जो पोस्टल बैलेट वाले लोग होते हैं वो प्रदेश से बाहर रहते हैं। हाल फिलहाल में प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी बहुत अच्छी तरह डीप रूटेड संभावना उनके मन में कम होती है, और मोटे तौर पर एक प्रीडोमिनेंट माइंड होता है। शुरुआत से ही लोग तय कर लेते हैं पोस्टल बैलेट वाला का उनको किस तरफ जाना है। मुझे इसका एक प्रमुख कारण ये दिखाई देता है क्योंकि परंपरागत तौर पर देखा जाए, अगर हिंदी हार्टलैंड्स में देखा जाए तो पोस्टल बैलेट में हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती है क्योंकि वहां पर उसका दबदबा है। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राज्य के अंदर जा रही है जो राज्य काउ बेल्ट का नहीं कहा जाता, हिंदी हार्टलैंड का नहीं कहा जाता, जहां का पॉलिटिकल इक्वेशन, जहां का जातिगत समीकरण समझने में उसने 5 से 7 साल लगाए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए पश्चिम बंगाल के इस ट्रेंड को देखने के लिए अनुराग। बिल्कुल, हमारे साथ दीपक सर खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अमीन साहब हैं, आप चुनाव आयोग में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं, आप लेफ्ट के नेता हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक साहब भी जुड़ रहे हैं, संभवतः जुड़ चुके हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और इस वक्त की जो अपडेट है, ब्रेकिंग अपडेट है, वो भी हम जरा दर्शकों को बता दें। बंगाल के टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 81 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 90 सीटों पर टीएमसी। तो सुबीर भौमिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबीर भौमिक से हम लगातार बात कर रहे थे पूरे चुनाव के दौरान और समझ रहे थे। सुबीर दा, आज का आपका प्रेडिक्शन क्या होगा? नहीं, आपके जो अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं ये काफी रियलिस्टिक है कि तृणमूल थोड़ा बहुत आगे चल रहा है, बीजेपी पीछे चल रहा है। बट मैं 2 चीज आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कि तृणमूल से जो निकल कर गए शुभेंदु और राजीव बैनर्जी, दोनों अभी तक मेरे मुताबिक आगे चल रहे हैं। मेरे जो लास्ट खबर जो मिला है, और शुभेंदु किससे आगे चल रहे हैं? ममता जी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ टॉलीगंज का भी जो ट्रेंड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या ट्रेंड है कि बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं। किसके खिलाफ? बाबुल सुप्रियो एमपी रहे हैं आसानसोल से, बट कलकत्ता में वो ये पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। किससे आगे चल रहे हैं? अरूप विश्वास, जिन्हें हैवी वेट माना जाता है, ममता जी के खास करीब लोगों में से वो हैं। इसमें एक चीज जाहिर हो रहा है कि ममता जी के आसपास जो कुछ मिनिस्टर्स रहे हैं जो बहुत हैवी वेट रहे हैं, बट बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। इस पे मैं फ्लैग करूंगा क्योंकि अरूप विश्वास के भाई साहब जो हैं पुलिस के गाड़ी को आग लगाने, इस तरह के चीजों के साथ वो जुड़े थे।
और बहुत कंट्रोवर्शियल रहे। तो ये जो कंट्रोवर्शियल लोग ममता के आसपास हैं, इनके लिए ये चुनाव जो है थोड़ा टफ होने वाला है। और जो उनके साथ थे और निकल कर गए और जिनका लोकल लेवल पे क्रेडिबिलिटी था, जैसे शुभेंदु, अपने इलाके में उसका एक बहुत जबरदस्त क्रेडिबिलिटी रहा है, राजीव बनर्जी, ये लोग अगर जीतते हैं तो इससे एक मैसेज ये आएगा कि ममता दीदी ने गलत घोड़ों पे ताश लगाया था। यानी कि जो उनके साथ थे और ऑर्गेनाइजर अच्छे थे और छवि उनका अच्छा था, ये लोग बीजेपी में जाके अगर अच्छा करते हैं और उनके साथ जो लोग रह गए हैं और उनको अगर ठिकाना लगा देते हैं बीजेपी वाले, तो इससे यही जाहिर होगा कि ममता के टीम सिलेक्शन में थोड़ा गड़बड़ रहा है, जैसे कि क्रिकेट सुबीर सर गड़बड़ होता बेहद है। अहम बात आप कह रहे हैं सर, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। दीपक सर, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा दर्शकों को हम बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना संकट को लेकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई को लेकर यह बैठक की जाएगी सुबह 9:30 बजे, यानी अब से थोड़ी ही देर बाद, लगभग 20 मिनट के बाद ये बैठक होनी है, प्रधानमंत्री की हाई लेवल बैठक, जिसमें देश में ऑक्सीजन संकट और दवाई की सप्लाई को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा, आगे कैसे स्थितियां और ज्यादा बेहतर की जा सके, इसको लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 20 मिनट के बाद एक बड़ी बैठक, हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं 9:30 बजे, क्योंकि देश में 3,92,000 से ज्यादा मामले आए हैं 24 घंटे में कोरोना के। इस बैठक से जुड़ी हर अपडेट भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ओवर टू दीपक जी। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कोरोना का जो मामला है वो लगातार कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। 3,90,000 केसेस हैं और ऐसा आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये 4 लाख क्रॉस कर लेंगे। अगर 4 लाख क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद सरकार की रणनीति क्या होगी? 3,90,000 में भी सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर दवाइयां नहीं है, कहीं पर बेड्स नहीं है, कहीं पर आईसीयू बेड्स नहीं है, कहीं पर वेंटिलेटर नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और खास ऐसे समय जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पर सत्ताधारी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस हाथ धोकर पड़ी हो मोदी सरकार के पीछे, और इस पूरी नाकामी का ठीकरा उनके सर फोड़ने की तैयारी हो। सीधे मैं चलता हूं एनके सिंह सर के पास, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनके सर, अगर कोविड के मामले को देखा जाए, सरकार के इस पूरे के पूरे रवैये को, पहला फेज तो उन्होंने निकाल लिया, दूसरे फेज में बुरी तरह फंस गए हैं। हाथी की पूंछ ही नहीं, पूरा का पूरा हाथी फंसा हुआ है। सरकार के लिए ये कितनी असहज घड़ी है आपके हिसाब से? बहुत असहज है। हम लोग सरकार की निंदा तो कर सकते हैं कि भाई ठीक है, आपने प्रॉपर एप्रिसिएशन जब संकट आ रहा था तो नहीं किया, और जो सही भी है, लेकिन आज स्थिति ये है कि अगर सरकार चाहे भी तो जिस तरह का एक्सप्लोजन हुआ है उसको कंट्रोल करना वाकई सरकार के लिए भी मुश्किल होगा। और ये जो मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए करें, लेकिन इशू ये नहीं है। इस समय ये है कि वैक्सीनेशन अगर आपने पहले से शुरू कर दिया होता तो चीजें काफी अंतर होती है। और आपने जो 4 संख्या जाहिर की है दीपक जी, 4 लाख से ज्यादा, IHME ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूट है, और उसके अलावा मिशिगन यूनिवर्सिटी, दोनों की रिपोर्ट है कि ये 8 लाख के करीब पर डे होने जा रहा है। आप जरा सोचिए, हर रोज अगर 8 लाख मरीज जाएंगे तो दुनिया की कौन सी सरकार है जो बेड, दवा इसका इंतजाम कर सकती है? इसलिए प्रिवेंशन, और वो भी प्रिवेंशन वैक्सीन के थ्रू, यही एक उपाय बचता है मेरे ख्याल से। अगर उस पर हम लोग पूरा का पूरा फोकस हमारी सरकार लगा दे, वही एक विकल्प है। और इस समय आपके पास सिर्फ दूना करना होगा प्रोडक्शन। आज आपका प्रोडक्शन देखें, 30 तारीख को, 30 अप्रैल को अगर आप देखें तो टोटल टीके जो लगे थे वो 30 लाख के आसपास थे, 30,01,000। अगर आप इसको 60 लाख के आसपास कर दें और वैक्सीन प्रोडक्शन ऑगमेंटेशन कर दें, तो मेरे ख्याल से वही एक विकल्प है जो देश को बचा सकता है। और शायद मेरे ख्याल से सरकार उसी पे फोकस करने जा रही है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब भी जुड़े हुए हैं। दीपक सर, प्रेम शुक्ला साहब, जब इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों की बात होगी, तब कोरोना को लेकर क्या तैयारियां रही, इसको लेकर भी बात होती रहेगी, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी बात होती रहेगी। क्या आपको लगता है कि अपने आप में एक बड़ी चुनौती आज के नतीजों के बाद आने वाली है इन 5 राज्यों में, और उसका असर पूरे देश में भी दिखेगा?
नहीं, और एक निश्चित तौर पर सप्लीमेंट्री कोरोना में का जिस अनुराग और तरह से पूछना चाहता महामारी हूँ का प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, अगर आप 3 राज्यों में जीत भी जाएं, प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट, लेकिन जिस तरह से सरकार की आलोचना हो रही है, आपको नहीं लगता जीतने के बाद भी हार होगी सरकार की है? अगर जीत भी जाती है, 3-1 का स्कोर ले भी आती है भारतीय जनता पार्टी, तो भी जीतने के बाद एक बड़ी हार होगी, क्योंकि सरकार कोविड में सफल रही। देखिए, हमको कोविड की महामारी के भयंकर दौर से हम गुजर रहे हैं। ऐसे में कोविड के खिलाफ युद्ध जीतना हमारा निश्चय है। ऐसे में कौन हमारी निंदा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उससे वो महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, आलोचना करते समय आलोचक जो है, वो जो आलोचना कर रहा है, वो उस आलोचना में कितना दम है, इसको निश्चित तौर पर देखा जाना चाहिए, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिन विषयों पर हमारी आलोचना हो रही है, हमारी अगर कमी है तो उस कमी को दूर करने का हर संभव प्रयास होना चाहिए, और सरकार कर रही है। जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई संभव हो, सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई को तेजी कर रही है। दवाइयों का जो है ठीक ढंग से वितरण हो सके, इस संदर्भ में सरकार लगातार काम कर रही है। हम और अपने हेल्थ संसाधन को कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो सबसे बड़ी बात एनके सिंह साहब ने कही कि साहब इसमें प्रिवेंशन सबसे बड़ा, आप इस महामारी से युद्ध दवाई और ऑक्सीजन से ज़्यादा आप प्रिवेंटिव मेजर के बल पर जीत सकते हैं। हम लगातार मास्क लगाते रहें, जितना तेजी से हमारी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है जितनी तेज होगी, हम जितने तेज ढंग से लोगों का टीका लगा पाएंगे, उतना ही तेज हम कोविड से अपने नागरिकों की रक्षा करने में सफल होंगे। और अपने नागरिकों की रक्षा करना ये हमारा ध्येय है। कौन निंदा करता है नहीं करता है, वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, यहां से हम चलते हैं सीधे लेफ्ट के नेता के पास। लेफ्ट के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लेफ्ट की अगर ये परिस्थिति हुई है तो फिर पश्चिम बंगाल में ये परिस्थिति क्यों हुई है। मोहम्मद अली शाह जी, अभी तक सिर्फ 1 सीटों पर लेफ्ट का गठबंधन रुझानों के अंदर आगे दिखाई दे रहा है। आपने नहीं सोचा होगा कि 34 साल जिस राज्य में आपने शासन किया, वहां पर आपके हालात इतने बद से बदतर हो जाएंगे? क्या विश्लेषण कर पाएंगे आप इसका? पूरी बीजेपी वर्सेस तृणमूल हो गया और लेफ्ट बिल्कुल लेफ्ट आउट हो गई। देखिए, बात ऐसी है, ऐसा मेरा मानना है कि ये टीएमसी और बीजेपी की एक तरीके से मिली भगत है। अगर आप देखें तो जितने भी टीएमसी के वरिष्ठ नेता थे, वो सब के सब कूद रहे थे, बीजेपी में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब जहाज डूब रहा होता है तो सारे चूहे जहाज से कूद के बाहर निकल आते हैं। और शाह साहब, हमारे पैनलिस्ट मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस दलील पर जहाज तो आपका भी खड़ा था ना, आपके जहाज पर नहीं बैठना पसंद किया उन्होंने। मैं बताता हूँ आपको, आपके जहाज पर नहीं बैठना शुरू किया शाह साहब। इनको मैं जवाब देता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर फवाद हलीम साहब, उन्होंने ट्वीट किया था महीनों पहले कि जिस तरीके से टीएमसी के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी ताजुब नहीं होगा अगर ममता बनर्जी खुद बखुद बीजेपी में आ जाए, है। अब ये इनकी मिली भगत है एक तरीके से। ममता बनर्जी जो 10 साल पहले झूठ के सहारे पे सत्ता में आई थी 2 मुद्दों पे, और ये कांग्रेस के कंधों पे चढ़ के आई थी, उसके बाद इन्होंने कोई भी अपने वादे पे अटल नहीं रही। इन्होंने क्या वादे करे थे बंगाल से? अब आप देखिए, अभी जो है नेल बाइटिंग मैच चल रहा है, जैसे क्रिकेट मैच होता है 2020 का, वैसे कभी बीजेपी कभी टीएमसी, कभी बीजेपी टीएमसी। भैया, इस बार जो इलेक्शन था केवल लेफ्ट वर्सेस राइट था बस, और कुछ नहीं, इसमें कोई कहानी नहीं है। शाह साहब, आपके लिए थोड़ी राहत की खबर है। इस वक्त 197 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें से अब आप 1 से बढ़कर 4 पर पहुंच गए। ये अलग बात है कि बीजेपी गठबंधन 94 और टीएमसी गठबंधन 99 पर है, लेकिन आप 4 पर आ गए हैं 1 से। ये आपके लिए राहत की बात है। हमारे साथ दीपक जी, शमीम अहमद साहब जुड़ चुके हैं, टीएमसी के नेता हैं। शमीम अहमद साहब, अभी आप लेफ्ट के नेता को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव बीजेपी और टीएमसी की मिली भगत है। देखिए कैसा, हेलो, बात आ रही है जी, बोलिए। बात ऐसा है कि मिली भगत तो असल में यहाँ बंगाल में मिली भगत टीएमसी के उम्मीदवारों से मिली भगत वोटरों की है। यहाँ पे जो मिली भगत है टीएमसी का, वो सीधा सीधी मिली भगत वोटरों से, यहाँ के जनगण से है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे है मिली भगत। आप देखिएगा, आज पे पूरा नतीजा निकल जाएगा तो समझ में आ जाएगा। और लेफ्ट कहीं भी नहीं है। लेफ्ट के लोग इस बार स्लोगन दिए थे यहाँ पर
এইবারে রাম পরের বারে বাম। इस बार पूरा लेफ्ट राम की तरफ झुकाव दिया अपना, राम की तरफ पलटी मारा है, ताकि इनको उम्मीद है कि अगले बार बाम आ जाएगा। तो देखा जाए क्या होता है। आपको तो दिखाई दे रहा है क्या हालात है बाम का आगे। अब देखिए इनको आगे क्या करते हैं लोग। दीपक जी। अनुराग, मुझे तो लेफ्ट के नेता से एक सवाल और पूछना है और आलम साहब से मैं पूछूंगा। मुझे बताइए कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए कहीं कहीं लोग धीरे धीरे बोल रहे थे पहले राम फिर वाम, तो मतलब क्या वाम का वहां पे डब्बा गोल हो गया है और राम ही आने वाले हैं अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतती है? क्योंकि वहां पर लेफ्ट के नेता नारा लगा रहे थे पहले वाम फिर राम, पहले राम फिर वाम। देखिए, जो टीएमसी और बीजेपी है वो केवल नारेबाजी कर रही थी वहां पे, और अगर वहां पे उनको वोट मिल रहे हैं तो इससे चिंताजनक बात है ये, क्योंकि जो लोग केवल नारेबाजी में अगर इंडल्ज कर रहे हैं और जो लोग पैंडेमिक में, कोरोना काल में रैलीज कर रहे हैं और इनको कोई लगता नहीं खतरा है, हालांकि पूरे देश यहाँ पे बिल्कुल क्या हालात हैं देश की इससे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग यहाँ पे रैलीज कर रहे हैं, पॉलिटिकल जो पावर में आने के भूखे हैं इस टाइम पे, और वो देश का नहीं देख रहे हैं भविष्य, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का देख रहे हैं। एक तरफ बोलेंगे जय श्री राम, दूसरी पार्टी बोलेगी जय बांग्ला। अरे भाई, हम हिंदुस्तानी है। पहली बात तो ये है, अगर हम एक तरीके से एकजुट करके पहले देश का भविष्य देखें, उसके बाद जाके हम इंडिविजुअल राजनीति देखें, तो देश का इस टाइम पे जो हाल है वो ऐसा हाल नहीं होएगा, पहली बात तो। और जो लेफ्ट पार्टी है वो आई थी एम्प्लॉयमेंट, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, इस मुद्दे पे, और इस मुद्दे पे ही 34 साल। ठीक है दीपक जी, आप सुन रहे हैं ये लेफ्ट के नेता को ये कह रहे हैं कि देखिए हमने पश्चिम बंगाल में हम बढ़त इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार नहीं किया, हम कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए हमने चुनावी रैलियां नहीं की, हम बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे। केरल के बारे में क्या कुछ है, इनके पास जवाब नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दलील में कुछ दम है? इनसे पूछना चाहिए ना, ब्रिगेड ग्राउंड किसने भरा था? ब्रिगेड ग्राउंड में सबसे बड़ी रैली हमारी हुई है, लेफ्ट ने ही कहा था ना, ब्रिगेड ग्राउंड को लेफ्ट ने ही भरा था। और इसको, इसके लिए कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, लेफ्ट कमोबेश वही बात कर रही है। शाह साहब, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। जी हाँ, ऐसी बात, हम इसी की वजह से ही सत्ता में नहीं आए, वो बात नहीं है। इसी की वजह से अभी लेफ्ट जो है, और अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ है भाई सर 208 में से आप 4 सीट पर हैं। नहीं, और कितना खेल खत्म होने का इंतजार करेंगे अभी शाह साहब? फौज में एक उसूल होता है, लड़ते हैं आखिरी दम तक, आखिरी गोली तक, आखिरी दुश्मन तक, आखिरी सांसों तक। तो अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खेल बाकी है। शाह साहब, अभी हम जो देख रहे हैं 0.05% सीट पर आप बढ़त बना रहे हैं पोस्टल बैलेट में, 0.05%। पोस्टल बैलेट, क्योंकि मैं खुद फौज में रहा हूं और फौज में हम जानते हैं पोस्टल बैलेट की अहमियत क्या होती है। भाई, लोगों को अचंभा हो जाता है, ताजुब हो जाता है जब पोस्टल बैलेट काउंट नहीं करते हैं। पोस्टल बैलेट आते हैं ना, दीपक जी ऐसे बौछार में आते हैं। दीपक जी, कोई चमत्कार होना है क्या? आप चमत्कार की बात नहीं है, लॉजिक की बात है यहाँ पे, है ना। चमत्कार की उम्मीद लेफ्ट के नेता कर रहे हैं तो कर रहे होंगे, लेकिन जन्नत की हकीकत लेफ्ट के तमाम नेताओं को पता है। उनको पता है न केवल हार होने वाली है, बल्कि ऐसी हार होने वाली है पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में जितना बड़ा टीम तंबू गाड़ रखा था सीपीआई सीपीएम ने, वो इस चुनाव के बारे में उखड़ने वाला है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी फोर्स से वहां जाती है, तृणमूल कांग्रेस इतनी बड़ी फोर्स से वहां पर होती है, तो वो लेफ्ट को गुंजाइश बनाने दे पश्चिम बंगाल के अंदर, इसकी संभावना मुझे बेहद कम नजर आती है। एनके सिंह सर, ये जो टैली में 4 पर दिख रहा है लेफ्ट, क्या ये माना जाए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कभी नेशनल पार्टी का दर्जा रखती थी, सीपीआई सीपीएम, इन चुनावों के बाद अब उनके वजूद पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, खत्म पूरी तरीके से, कम से कम पश्चिम बंगाल में, केरल को छोड़ दें तो? जी हाँ, एक तो नेशनल जो रिकॉग्निशन होता है नेशनल पार्टी का, वो मेरे ख्याल से, क्योंकि जो उसका जो मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है उसमें अगर वेस्ट बंगाल में इतना रहेगा तो मुश्किल होगा। हालांकि जब ओवरऑल कंट्री का देखेंगे अभी, तब उससे डिटरमाइन होता है। लेकिन जो लेफ्ट वाले, हम ये उम्मीद करते थे कि कम से कम लेफ्ट सब कुछ खत्म हो गया,
सब कुछ उड़ गया आंधी में, लेकिन इतना तो होगा कि एक कैंडिड कन्फेशन करेंगे, ये कह देंगे कि हाँ हमसे गलती हुई, हम समाज को नहीं समझ पाए। और कार्ल मार्क्स ने भी ये कहा था कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज आप सोचिए, इतना आराम से ये कह दे रहे हैं, 34 साल शासन में रहे तो आपने समाज के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को क्या इतना भी डेवलप नहीं किया कि वो डेवलपमेंट के बारे में सोचे? वाम की जगह राम आ जाता है और आप चुपचाप बैठ के खत्म हो जाते हैं, मार्जिन पे चले जाते हैं, वहां पे भी खड़े हो जाते हैं कहने के लिए अभी तो देखिए साहब, अभी तो लड़ाई में अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो शर्मनाक लगता है लेफ्ट का ये डिफेंस। एक कैंडिड कन्फेशन कर लें कि हाँ हमसे टैक्टिकल एरर लगातार हो रही है और 34 साल का हमारा शासन अच्छा नहीं था, हम समाज के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को नहीं ग्रो कर पाए कि वो विकास के बारे में सोचे। वो अचानक राम की तरफ सोचने लगा, वो हिंदू मुसलमान में बट गया। ये गलती किसकी थी? ये तो लेफ्ट 34 साल सबसे ज्यादा तो वही रहा है ना। ये लेफ्ट की गलती थी, कांग्रेस की गलती थी। तृणमूल तो अभी 10 साल से आया है। लिहाजा लेफ्ट को एक एक्सक्यूज देने की जगह बहुत कैंडिड कन्फेशन करना चाहिए कि हाँ साहब, हम भारतीय समाज को नहीं समझ पाए, इसीलिए आज हम मार्जिनलाइज्ड ही नहीं हो गए हैं, भारतीय हाशिए से क्या दुनिया से ही खत्म हो रहे हैं। और उसके पीछे कारण है जो कि वेस्ट बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सीधे अनुराग सुबीर भौमिक जी के पास चलते हैं। सुबीर भौमिक जी, लेफ्ट की हालत होगी, क्योंकि मुझे लगता है आप भी कहीं ना कहीं लेफ्ट के सिंपैथाइजर बातचीत से दिखाई देते हैं शुरुआती जमाने के। क्या आपको लगा था कि कभी लेफ्ट इतनी लेफ्ट आउट हो जाएगी बंगाल की राजनीति में यहां तक आते आते? लेफ्ट आउट पहले ही हो चुका है और इस चुनाव में यही ट्रेंड रहेगा। देखिए, एक चीज जाहिर है कि पहले लेफ्ट के ऊपर तृणमूल के जो हमला हुआ करते थे, वो एक वजह बता जाता था कि हमारे बहुत सारे लोग भाजपा की तरफ जा रहे हैं प्रोटेक्शन के इशू पर। बट गए 1 साल से तृणमूल ने भाजपा को अपना निशाना बनाया है, उसको प्रिंसिपल जो है प्रतिद्वंद्वी समझकर आगे बढ़ा है और लेफ्ट को छुआ तक नहीं। इसमें उम्मीद, बहुत सारे लेफ्ट के लीडर्स हमारे साथ बात करते हुए कहा कि इस बार हम मोबिलाइज तो कर पाए हैं, हमारे ये रैलीज में लोग आ रहे हैं, ये है वो है। बट इससे एक चीज जाहिर हो रहा है, अगर यही ट्रेंड आखिर तक चलता है तो ये आखिरी दम, लास्ट मैन लास्ट राउंड, ये तो फौजी बात है, इससे मैं भी परिचित हूँ। बट एक चीज है, क्योंकि शाह साहब को बताऊं, मैं रिमकोलियन हूँ, फौजी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। बट ये सब छोड़िए, बेसिक चीज ये है कि जो राम के तरफ वाम से चले गए थे और वाम के काफी नेताओं का एक उम्मीद था कि इस चुनाव में हम मोबिलाइज कर पाए हैं, हम अपने भाषण रख पाए हैं, हम रैली कर पाए हैं और कुछ अच्छे कैंडिडेट्स भी लेफ्ट के थे यहाँ, तो ये कुछ हद तक ये वोट हमारे तरफ वापस आएगा। और भाजपा को ये घबराहट था कैलकुलेशन में कि अगर ये लेफ्ट का वोट जो है हमारे तरफ आया है, वापस जाता है, तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बट ऐसा हुआ नहीं है, लग यही रहा है। अब एनके सिंह साहब डेवलपमेंट नैरेटिव की बात कर रहे थे। अगर बंगाल में किसी ने डेवलपमेंट नैरेटिव का बात किया तो वो बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बासु को भी हम वो क्रेडिट नहीं देंगे। बुद्धदेव ने यहाँ कारखाना लाने का कोशिश किया, टाटा का नंदीग्राम में कारखाना लाने का कोशिश किया, कामयाब नहीं रहे। आज बीजेपी वही डेवलपमेंट नैरेटिव को आगे रखकर यहाँ कर रही है। हिंदुत्व का नैरेटिव उनका है, वो तो है ही है, कोर पॉलिटिक्स है। बट बंगाल में अगर लॉकेट चैटर्जी अपने इलाके में आगे चल रही है, अगर सिंगूर में आगे चल रहे भाजपा के उम्मीदवार अगर नंदीग्राम में, तो इससे ये जाहिर होता है कि ममता बनर्जी भी समझने में गलती किया है कि नंदीग्राम सिंगूर को हवा देकर और उसको आगे रख करके हमने यहाँ ये किया था, वो किया था, गलती किया है। बंगाल के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और ये नंदीग्राम सिंगूर का नैरेटिव वो आगे लाएंगे तो वो मारे जाएंगे। और यहीं पर आज जाहिर हो रहा है कि अगर राजीव बैनर्जी आगे जा रहे हैं, शुभेंदु आगे जा रहे हैं, नंदीग्राम में आगे जा रहे हैं, सिंगूर में आगे जा रहे हैं, भाजपा के कैंडिडेट लॉकेट चैटर्जी आगे चल रही है, इससे जाहिर हो रहा है। दादा सुबीर साहब, मैं एक बड़ी खबर दे दूं, जो आप कह रहे थे उसके हिसाब से एक बड़ी खबर आ रही है। पहले राउंड के बाद
शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ममता भले से पश्चिम बंगाल जीत जाए, अगर वो नंदीग्राम हार जाती हैं तो वो भी ममता बनर्जी की एक बहुत बड़ी नैतिक हार होगी। एक फटाफट रिकैप बता देता हूं। पुडुचेरी एनडीए जीतती हुई दिखाई दे रही है, 10 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि उसकी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। केरल में पिनराई विजयन का डंका बज रहा है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 80 सीटों पर आगे और कांग्रेस वहीं 56 सीटों पर। असम में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। वहीं बंगाल की अगर हम बात करें तो बीजेपी 104 पर आगे है, टीएमसी 112 पर आगे है, लेफ्ट 4 पर आगे और अदर्स के खाते में 0 सीटें जा रही है। सीधे मैं चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआती रुझानों से जो आपको उम्मीद थी कि आप जल्दी से ही बहुमत का सैकड़ा पार कर जाएंगे, लेकिन वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी उम्मीद है? आपको भी थोड़ा डर लग रहा है कि ये टीएमसी लगातार पहले बैलेट में या फिर पहले राउंड में आगे क्यों बढ़ती जा रही है? हमें पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। आप जिस तरह से गिनती के राउंड बढ़ते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर लगातार बढ़ती चली जाएगी। आप निश्चय समझें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश आ रहा है, बंगाल में आ रहा है। हमारे मन में किसी प्रकार की आशंका नहीं है। अभी तो जब दक्षिण बंगाल से शुरुआत हुई है, उत्तर बंगाल बाद में आने वाला है और उत्तर बंगाल आते आते भारतीय जनता पार्टी आपको बहुमत की तरफ दिखाई देगी। 10:30-11 बजे जो है आपका जो दृश्य है वो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, चुनावी परिदृश्य, परिणामों का परिदृश्य। और उस परिणामों के परिदृश्य में आप 10:30 बजे के बाद देखेंगे कि लगातार बीजेपी आगे होगी और टीएमसी ट्रेल कर रही होगी। ठीक है, सीधे शमीम अहमद साहब के पास चलता हूं। टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमीम अहमद साहब, परंपरागत सीटों पर हार रहे हैं आप। नंदीग्राम में पहले राउंड के बाद आपका पीछे चलना आपकी पार्टी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। कैसे देखते हैं नंदीग्राम के पहले राउंड के डिसीजन को आप? अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब खेल शुरू होते ही क्यों आप समझ बैठे हैं कि खेल खत्म हो गया है? खेल तो शुरू हुआ अभी। अब देखिए काउंटिंग शुरू हुआ है। में खेल कब खत्म होता है, खेल कब खत्म शुरू होता है, कोई आइडिया नहीं लगता है। 30 राउंड का काउंटिंग चल रहा है। आइडिया नहीं लगता है, आइडिया नहीं लगता है कि खेल कब शुरू होता है, खेल कब खत्म होता है। 30 राउंड का काउंटिंग होना है साहब। 30 राउंड का 1-2 राउंड में खेला शमीम भाई, 30 राउंड का काउंटिंग चलने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसके बाद समझ में आएगा। अभी तो मेदिनीपुर से पढ़ करके आगे बढ़ा है। अब उत्तर बंगाल और कोलकाता सिटी और दक्षिण बंगाल में जब पहुंचिएगा तो देखिएगा बीजेपी का खेला साफ हो गया है, खेला खत्म। पर आप अभी भी आप कह रहे हैं खेला हो गए। खेला तो हो गया है, हो गया क्या? खेला तो हो गया है, खेला तो हो गया। अब रिजल्ट निकलना है। तो आपके हिसाब से रिजल्ट क्या होगा, बता दीजिए मुझे, आपका प्रेडिक्शन बता दीजिए, फिर उसी पर बहस करूंगा। टाइम बहुत है अभी हमारे पास डिस्कशन के लिए। बन रही है सरकार, ममता बनर्जी की बन रही है। अंतर कम होता जा रहा है आपका और बीजेपी के बीच का। सरकार निश्चित तौर पे ममता बनर्जी की बन रही है। नंदीग्राम से हार जाती है तो भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होंगे। आपको बस एक बात कह रहा हूं, नंदीग्राम से हार जाती है तो भी मुख्यमंत्री होंगे। नंदीग्राम से तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से ममता बनर्जी जीतेगी नंदीग्राम से। आप रिजल्ट आने दीजिए। 30 राउंड का काउंटिंग होना नंदीग्राम में। ठीक है, सीधे सुबीर दा के पास चलता हूं। सुबीर दा, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? नंदीग्राम ममता बनर्जी जीतेंगी या हारेंगी? आपका विश्लेषण क्या कहता है? फिर इसी सवाल को एनके सिंह साहब के पास लेके जाऊंगा। दोनों है पॉलिटिकल जवाब, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इस सवाल को लेकर नहीं जाऊंगा। टाइट फाइट है। शुभेंदु के अपने एडवांटेजेस हैं, ममता बनर्जी का अपना एक छवि है और वो वहां से लड़ रहे हैं। इसमें हम समझते हैं कि आखिर तक एक गलती शुभेंदु ने किया। शुभेंदु जब तक तृणमूल में थे और सीपीएम के खिलाफ वहां लैंड मूवमेंट में उन्होंने आंदोलन किया, उनके जितने बड़े लेफ्टिनेंट्स थे वो सब मुसलमान थे। अबू सुफियान, अबू ताहिर, इन लोगों ने उनको बचा कर रखा। भाजपा में जाते ही शुभेंदु ने ऐलान कर दिया ये मिनी पाकिस्तान है। इससे वहां के मुस्लिम्स नाराज हैं। इसका वजह ये है कि नंदीग्राम का मुस्लिम
दीपक, मैं आपको एहसास दिलाता हूँ, ये कोई बांग्लादेश से घुसपैठ नहीं है। ये लोग वहाँ के लोकल मुसलमान हैं, जिसको हम घोटे मुसलमान बोलते हैं, वेस्ट बंगाली मुस्लिम। और यही नंदीग्राम वो जगह है जहां 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट में झंडा उठाने के लिए, तिरंगा फहराने के लिए जो भीड़ आगे गई थी, जिसपे ब्रिटिश पुलिस का गोली चला था। 8 लोग मारे गए थे, 4 मुसलमान थे, 4 हिंदू थे। शेख अलाउद्दीन उनका लीडर था। तो ये हमारे वहां जो लोग हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि हम तो दादा के साथ जाते, दादा के साथ मिलकर लड़ाई किया। कोई मजबूरी से दादा शायद छोड़े होंगे तृणमूल, बट उन्होंने हमको मिनी पाकिस्तान कह दिया। इसके बाद हम उनको कैसे वोट डालेंगे? ये एक गलती शुभेंदु ने किया है कि भाजपा में जाते ही ये भाजपा का जो डंका है उन्होंने बजा दिया। इससे उनको फायदा नहीं होगा। वो थोड़ा टैक्टिकल होते तो मुस्लिम वोट का भी एक हिस्सा उनको मिल सकता था। टाइट फाइट होगा, बहुत टाइट फाइट है। 10-15 हजार वोट के डिफरेंस इधर उधर होगा। 50 हजार मुझे नहीं लगता, बहुत टाइट फाइट है। और कितना कास्टिंग हुआ है मुस्लिम वोट वहां, ये भी एक फैक्टर रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स वहां पे थे। और तो आप भविष्यवाणी नहीं करेंगे, ममता या शुभेंदु? यार मैं फिर जो है ना एस्ट्रोलॉजर बन के दीपक तुम्हारे दफ्तर के बाहर बैठ जाऊंगा और बाबा बन जाऊंगा, यहाँ तिलक विलक लगा के कि यार आ जाओ मेरे पास, और मैं कुंडली देखना शुरू कर दूंगा। मैं तो कुंडली देखने वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने वाला हूँ। बीजेपी की सरकार आई तो काम आएगा शुभेंदु दादा, वहां काम आएगा। बीजेपी की सरकार आ गई तो अरे लाइटर नोट, ये कुंडली वुंडली तो हमसे होगा नहीं। बाबा काम आएगा वहां पे वेस्ट बंगाल? नहीं, बाबा होगा तो यार आप इन्हीं लोग को बनने दीजिए। हम बाबा होगा के चक्कर में नहीं है। हाँ, और अगर हमको बांग्लादेश भगा देंगे तो चले भी जाऊंगा। इसी सवाल को बोलूंगा यार हमको सिटीजनशिप, आपा हमको सिटीजनशिप दे दीजिए, हम बस जाएंगे वहां जाके। इसमें कोई घबराहट नहीं है। शेख हसीना मुझे छोटा भाई बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ एक ही है। एनके सिंह सर के पास चलते हैं। एनके सिंह सर, शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी, बताइए आपके हिसाब से कौन और क्यों? जी, बात तो सही कहा सुबीर जी ने कि इसको बताना बड़ा मुश्किल है, और अगर हम यही सवाल आपसे करें तो शायद आप भी उतना कैटेगरिकल नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक बात है, सुबीर जी ने जो बात कही है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट देके मुसलमानों को नाराज किया, तो देखिए इस खेल का एक अजीब सा वो है कि अगर आप किसी स्टेट दीपक कितने का बेट लगाया ये बताओ। ओहो, तो चलिए फिर हो जाए, इसमें बाकायदे रकम भी इन्वॉल्व कर ली जाए क्या? वो नहीं बता सकता सर। ये हिंदुस्तान के अंदर बेटिंग इलीगल है। ये 2-2 रोटी की बहस है। ये 2-2 रोटी का वो है। हिंदुस्तान में बेटिंग इलीगल है, लेकिन मैं शुभेंदु अधिकारी वहां जीत रहे हैं। कलकत्ता के बड़ा बाजार चले जाओ, सट्टा मार्केट में क्या चल रहा है पता कर लो जाकर। नहीं सर, नेशनल टेलीविजन पर वो बेटिंग इलीगल है। बिल्कुल साहब, मानते हैं हम भी। 2-2 रोटी की शर्त लगा सकते हैं, जैसे मैंने अरविंद केजरीवाल से लगाई थी 10 साल पहले। एनके सिंह सर, आपका जवाब। दीपक जी, एक चीज है कि ममता या शुभेंदु, जब हम ये एनालाइज करते हैं तो एक चीज बड़ी साफ है कि अगर शुभेंदु के किसी स्टेटमेंट से मुसलमान नाराज हुआ है तो करेस्पॉन्डिंग जो हिंदू कंसोलिडेशन है वो भी तो बढ़ जाता है। इसलिए ये हमें लगता है कि ये खेल अजीब सा है। इसमें अगर आप एक का अपीसमेंट करते हैं तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इसलिए इसको बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। ममता बनर्जी वो कैलकुलेशन भूल गई और 5 साल से भूली रही। अभी अचानक आके उनको ये समझ में आया कि ये करना चाहिए। लेकिन एक बात बता दे, ममता बनर्जी मान लीजिए हारती हैं नंदीग्राम से, लेकिन उनकी पार्टी जीत जाती हो और कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होती है, तो जाहिर है ममता बनेगी। और कहीं और से भारत के संविधान में मुमानियत नहीं है, बना नहीं है, लिहाजा हारने के बाद भी वो चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं। कहीं से 6 महीने के अंदर चुनाव लड़के आ जाएंगी। पहला तो ये है। लेकिन अगर नेक एंड नेक है और 10-5 का अंतर है, और अगर कांग्रेस या लेफ्ट के पास उतने हैं, तो वो पार्टियां टूट जाएंगी, कांग्रेस टूट जाएगी, मार्क्सवादी सीपीएम टूट जाएगा, और ये आके बीजेपी फिर भी सरकार बना लेगी। तो मुझे लगता है कि वॉच ये करना है कि डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर वो नहीं है और एक हंग असेंबली की सिचुएशन आ रही है, बहुत ही वेफर थिन मेजॉरिटी है सीटों की, तब मेरे ख्याल से बीजेपी खेला होबे जो होता है उसमें कांग्रेस और लेफ्ट कि जो अगर कुछ वोट मिले हैं, कुछ सीटें मिली हैं, वो इधर पलट के आ जाएंगे और वो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। दीपक, ठीक है, सीधे मोहम्मद अमीन साहब के पास चलता हूं। इलेक्शन कमीशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब अमीन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब ममता बनर्जी अगर हार जाती है तो ये स्ट्रेटजी बना रही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। ऐसे अभी तक कोई पिटीशन हमने हारे हुए मुख्यमंत्री या हारे हुए नेता की तरफ से देखे नहीं है। तब ऐसे में क्या होगा और इलेक्शन कमीशन के लिए क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस तो नहीं खड़ा हो जाएगा अमीन साहब? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और इनको ये सोचना चाहिए कि अब 10 साल इन्होंने राज किया है वहां पर, इसी इलेक्शन कमीशन के ही देखरेख में चुनाव हुआ था और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया गया। अभी आप ही देख रहे थे, अभी लोग जो ये शर्त उठाते हैं कि साहब इसमें ईवीएम में बेईमानी होती है और बैलेट पेपर से कराना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि सारे बैलेट जो अभी काउंट हुए हैं हर स्टेट के, उनमें क्या पोजीशन रही है? क्या वहाँ भी मशीन थी क्या जो बेईमानी हो सकती है? इनके आरोप निराधार हैं और इस पे कोई बात होने वाली नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी ईमानदारी से और निष्पक्ष के लिए निष्पक्षता के लिए मशहूर है। और देखिए, अभी इन्हीं की कई विरोधी दलों की सरकारें और दूसरे स्टेट्स में हुई हैं और अभी भी देख रहे हैं आप कि कहाँ तमिलनाडु में क्या पोजीशन आ रही है, केरला की क्या पोजीशन आ रही है, आसाम की क्या पोजीशन आ रही है, बंगाल की क्या पोजीशन आ रही है। इन सब चीजों को देखता है एक संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय भी है और एक संवैधानिक संस्था हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसकी कार्यप्रणाली अपनी अलग है, उसकी कार्यप्रणाली अपनी अलग है। इस तरीके से चैलेंज करके और किसी संविधान को पर ऑब्जेक्ट उठाना ये उचित नहीं है। और ये जाएंगे तो उससे क्या है? अभी आप देख लीजिए, तमिलनाडु का आपने देखा ही है कि तमिलनाडु ने अपना किया था काम, कोई बात नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का आदर करते हैं हम लोग। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि हमने पहले भी कहा था डिबेट में कि ये इलेक्शन कमीशन उसकी समीक्षा करेगा और करने के बाद वो सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगा। और देखिए, उसमें भी इनको जाना पड़ा है सर्वोच्च न्यायालय। इलेक्शन कमीशन अपनी बात रखेगा। अब ये तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय को देना है, लेकिन ये सोच के चलना कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई अपना इनका अधिकार क्षेत्र हो जाएगा जो हारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है और 100% निष्पक्ष है और उसी तरह उसने चुनाव कराए हैं। इन्होंने भी कई बार उठाया इस बात को कि आठ ठीक है, सीधे फिर में क्यों कराया गया इलेक्शन कमीशन? उसकी भी परिस्थितियां थी, उसी के वजह से कराया गया। उनकी भौगोलिक स्थिति थी और 3 देशों का वहां पर बॉर्डर था, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, उसकी वजह से किया गया। वहां के लोग आके हमारे इलेक्शन को डिस्टर्ब करते थे। ये पुरानी रिपोर्ट्स है, कोई आज की रिपोर्ट नहीं है। जब इनका चुनाव हुआ तब भी यही होता था और अब उसके बाद सारी समीक्षा की जाती है और सारे दलों को बात की जाती है। ऐसा नहीं बार बार इन्होंने उठाया कि इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है भाई, आप बताइए? अभी इनके बैलेट वोट से क्या हुआ? तो इलेक्शन कमीशन हर जगह गया था क्या? कोई मशीन तो थी नहीं। हर आदमी ने अपना निष्पक्ष वोट दिया है और अपने आधार पर दिया है। क्या डेवलपमेंट है, कैसे क्षेत्र की जनता उनको बताएगी। अगर उन्होंने काम किया तो जीतेंगी, अगर उन्होंने नहीं किया काम तो हारेंगी। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। और वो इलेक्शन कमीशन को लेकर कहाँ जाएंगी? इलेक्शन कमीशन भारत का संवैधानिक रूप से बनाया हुआ नियम कानून है, उसको क्या चेंज कर पाएंगी? ऐसा नहीं होता कि एक स्टेट में हार जाने के बाद इलेक्शन। ठीक है, सीधे शमीम अहमद के पास चलते हैं आपके जवाब को लेकर। अमीन साहब, आपके सवाल को लेकर, आपके मत को लेकर सीधे हम शमीम अहमद साहब के पास चलते हैं। शमीम अहमद साहब, एग्री करेंगे इलेक्शन कमीशन के इस व्यू से, या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ने बायस्ड होकर काम किया है जिसके चलते आप ना करते कोर्ट तो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि इन्होंने हमें हराने की बड़ी कोशिश की? हुकूमत बने या ना बने, कोर्ट तो हम लोग जाएंगे, ये बात है। इसलिए कि बहुत ऐसा चीज देखा गया है। इलेक्शन कमीशन अमीन साहब जैसे बता रहे हैं, अमीन साहब जो बता रहे हैं जिस तरीका से कि निष्पक्ष तरीका से इलेक्शन कमीशन काम किया है और हम लोग अपने काम के बलबूते पर अगर वो लोग हमें वोट देंगे तो हम सरकार में आएंगे, ऐसी बात नहीं। काम तो हम लोगों ने किया ही। ममता बनर्जी सरकार ने जितने प्रकल्प लाई है लोगों ने दिया। आप देख लीजिए, कन्याश्री, विख्यात कन्याश्री, इस तरीके के बहुत सारे प्रकल्प लाए। काम तो हम लोगों ने किया, जगह जगह पे किया। आप 10 साल पहले के बंगाल को देखिए और आज के बंगाल को देखिए, बहुत से फर्क आपको दिखाई देंगे। अब रहा इलेक्शन कमीशन की बात के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं किया है। हम आपको एक जवाब दीजिए मुझे। एक उदाहरण आपको देते हैं। ठीक,
जिस दिन उदाहरण नहीं चाहिए, मुकुल हमें राय इस बात का जवाब चाहिए आपसे कि 10 साल जब आप जीते और इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट तब क्यों नहीं गए? नहीं, हम तो ये नहीं बोले इतिहास ही कमीशन ने खराब रहा है। बताइए, इसका भी जवाब दीजिए ना। 10 साल जब जीत रहे थे तब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्यों नहीं गया? हमने कभी भी ये आरोप नहीं लगाया है कि इलेक्शन कमीशन का इतिहास ही रहा है। इलेक्शन कमीशन में कभी टीएन सेशन भी हुआ करते थे, सभी को मालूम है। अरे टीएन सेशन के बाद 10 साल आप रहे हैं। वो कोर्ट ने पिछला इलेक्शन, उससे पिछला इलेक्शन आपने जीता है, यही इलेक्शन कमीशन था, यही अधिकारी थे, सेशन का एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने रखा है। तब आप क्यों नहीं गए थे? बात नहीं है। देखिए, एक उदाहरण आपको देते हैं, आप एक उदाहरण देखिए। इलेक्शन कमीशन में सीओ के पास मुकुल राय और सुश्री बजोरिया जाकर के अपने सुविधा के लिए, जब उनको बंगाल में पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा था, बंगाल में जब उनको पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा था, तो जाकर के नियम कानून बदलने की बात किए। पहले का नियम था कि जो पोलिंग एजेंट होगा वो पोलिंग बूथ इलाके से होगा, लेकिन बाद में इनके पास जो पोलिंग एजेंट बीजेपी के पास नहीं मिल रहा था, पहले भी मुकुल राय टीएमसी की तरफ से आते थे, मैं था वहां पर। आप इससे क्या ठीक है, पहले भी आते थे और अभी भी आए। इनके कहने से इलेक्शन कमीशन नहीं चलता, ना नियम कायदे कानून बनते हैं। सोच लीजिए, बिल्कुल क्लियर कट। उसकी अपनी एक विचारधारा है, अपना एक कानून है, अधिकार क्षेत्र है, हिसाब से इलेक्शन कराता है। किसी पार्टी कहने से नहीं शेड्यूल तय होता है। बीजेपी को सुविधा देने के लिए किया गया है। बीजेपी की सुविधा देने के लिए बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। इसी सवाल को लेकर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मुझे 2 टूकी सवाल का जवाब दीजिएगा। पहली बात तो ये, क्या बीजेपी केंद्र सरकार के दबाव यानी बीजेपी के दबाव के, दोनों को चाहूंगा खामोश हो जाए, दोनों ने अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। क्या बीजेपी केंद्र सरकार बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा था? बीजेपी चाहती थी 8 फेज के चुनाव हो ताकि कैंपेन के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले, और बीजेपी चाहती थी कि आखिरी के 4 चुनाव क्लब ना हो, क्योंकि उसको लगता था ऐसा हुआ तो शायद टीएमसी को फायदा हो जाएगा। आपका जवाब? बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, दूसरे राउंड में भी शुभेंदु अधिकारी आगे निकले। ममता बनर्जी 2000 वोटों से पीछे चल रही हैं, ये बड़ी खबर अभी नंदीग्राम से आ रही है। दूसरे राउंड में भी शुभेंदु अधिकारी आगे निकले। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, 2016 में और 2011 में भी यही निर्वाचन आयोग था। तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या निर्वाचन आयोग पे दबाव डाला था क्या? 2016 में भी 7 चक्रों में चुनाव हुए थे, 7 राउंड में चुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल में यही ममता बनर्जी थी जब 2011 में केंद्रीय बलों को और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता की लगातार जो है आरती उतार रही थी, क्योंकि तब पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा जो था वो लगातार हिंसा का सहारा ले रहा था, और हिंसक चुनाव में हिंसापात ना होने पाए, इसलिए सुश्री ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार से कहती थी कि वहाँ पर केंद्रीय बलों की संख्या बढ़ाई जाए और चुनाव जो है अधिक चक्रों में कराया जाए। यही स्थिति 2016 में रही, और अब आप 2021 में कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने अगर अधिक चक्रों में चुनाव कराया तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किया, या केंद्रीय आरक्षी बल के अधिक जवान वहां पर उतारे गए ताकि हिंसा जो है ना हो और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो। ऐसे में आप कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता यही है कि वहाँ हिंसा मुक्त चुनाव हो, वहाँ पर हर कोई मतदाता अपने बिना किसी भय के जो है वो निर्भय होकर मतदान के केंद्र तक जाए और अपने मतदान के अधिकार का सदुपयोग करे। आप जो है जब गाँवों में टीएमसी के गुंडे, एक जमाने में जो वाम मोर्चा के गुंडे करते थे, या 1960 के दशक में जो कांग्रेस के लोग करते थे, 1970, 1980, 1990 और 2000 के दशक में जो वाम मोर्चा के लोग करते थे, अगर वही ट्रेंड तृणमूल कांग्रेस पार्टी कर रही है तो निर्वाचन आयोग का तो दायित्व बनता है कि वो हर स्थिति में जो है, चाहे जैसा हो, चाहे केंद्रीय आरक्षी बलों की जितनी ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना पड़े, लेकिन उसके आधार पर निष्पक्ष चुनाव वहां पर संपन्न हो। क्या इस दायित्व से मुक्त हो जाए निर्वाचन आयोग? और जो टीएमसी करना चाहे, हम कहें सो कायदा, उस कायदे को मानकर चले। आपको तो पता है कि जम्मू एवं कश्मीर में हिंसक स्थितियों के कारण वहां पर एक लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन 3 फेज में होता रहा है। तो अगर 8 फेज में, और इसी 8 फेज के निर्वाचन का स्वागत सीपीएम ने भी किया, अभी जब घोषणा की गई थी निर्वाचन आयोग की तरफ से, कांग्रेस ने उसका स्वागत किया और भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया।
तो सारे विपक्षी जो दल थे, अगर वो 8 चक्रों के चुनाव का स्वागत कर रहे थे, केंद्रीय आरक्षी बल की अधिक से अधिक तैनाती का स्वागत कर रहे थे, स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्थानीय और पुलिस और प्रशासन का राजनीतिकरण के आगे अपराधीकरण तक हो चुका था, ऐसे में क्या निर्वाचन आयोग, जिसके पास अपना जो संवैधानिक दायित्व है, उस संवैधानिक दायित्व का निर्वाह न करे, ये अपेक्षा कर रही है टीएमसी। ठीक है, लेकिन मैं भी की टैली बता दूं, बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए ये टैली नहीं है, क्योंकि बहुमत में टीएमसी 150 के आंकड़े के करीब आती हुई जा रही है। 150 के आंकड़े को जैसे ही वो टच करेगी, बल्कि 3 सीटें कम, तब टीएमसी वहां पर मेजॉरिटी के आसपास पहुंच जाएगी। बीजेपी 114 सीटों पर आगे है, टीएमसी 141 पर, लेफ्ट 6 पर और अन्य 0 पर। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके की सरकार बनती दिख रही है, असम में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। वहीं पुडुचेरी की बात की जाए तो वहां पर एनडीए की सरकार आ रही है और तमिलनाडु के अंदर डीएमके की सरकार आ रही है। तो एक बार फिर से मैं रिकैप दे दूं, 261 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी प्लस 114 पर आगे है, टीएमसी प्लस 141 पर आगे है, लेफ्ट 6 पर आगे है और अदर्स 8 सीटों पर आगे हैं। शुरुआती रुझानों को देखने के बाद क्या सुबीरता आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना हवा मचाया था वो शुरुआती 2 घंटे में नतीजों में ट्रांसलेट नहीं हो पाया है? नहीं, जाहिर है हमारा भी ये मानना था और मैं आपके प्रोग्राम में भी पहले कहता रहा हूं कि दीदी और टीएमसी 150-60 तक तो पहुंचने का हम उम्मीद करते रहे हैं। भाजपा भी 110 से 120 के अंदर, ये हम कहते रहे, बहुत वक्त से कहते हैं। इसमें 3 चीज है दीपक, मैं आप और एनके सिंह साहब, अब प्रशांत किशोर के पास चलना चाहिए कि गुरु हमें 50-50 हजार दे दो, क्योंकि आपका जो ये डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगा, ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ तो आपका प्रेडिक्शन नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर फेलियर हो गया। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए सुबीरता आपको रोकूंगा, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ममता बनर्जी 3400 सीटों से पीछे चली गई है। इसको ग्राफिक के जरिए दिखाया जाए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो, दूसरे राउंड में भी शुभेंदु अधिकारी से पीछे हैं। लगभग 3500 वोटों से पीछे चल रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी 3500 वोटों से पीछे चल रही है और बंगाल में टीएमसी 141 और बीजेपी रुझानों में 114 सीटों पर आगे है। सीधे चलता हूं सुबीरता के बाद। सुबीरता, क्या कहेंगे 3500 सीटों से पीछे, 3500 वोटों से पीछे होना दूसरे राउंड के बाद ममता बनर्जी के लिए क्या संकेत है ये? नहीं दीपक, यहाँ एक और चीज है, भवानीपुर में तृणमूल आगे चल रहा है, जिसकी उम्मीद बहुतों को नहीं था। तो अब शायद ये सवाल उठेगा कि ममता बनर्जी ये शुभेंदु को खत्म करेंगे। हम जो शिशिर बाबू कह रहे थे, शिशिर अधिकारी, कि मेरे बेटे को खत्म करने के लिए यहाँ आ रही है, ये जोश में आकर होश खो बैठे। क्योंकि अगर यहाँ भवानीपुर में आगे चले जाते हैं तृणमूल वाले और वहाँ ममता जी पीछे छूट जाती है, तो अपने आप में ये जाहिर हो जाएगा कि उनका पॉलिटिकल जजमेंट में गलती था सीट चेंज करना। बट नंदीग्राम का एक चीज है, नंदीग्राम में अभी भी लास्ट वर्ड कहने का वक्त आया नहीं है। बट ये जरूर है, हम पहले से कह रहे हैं, बहुत टाइट फाइट है। दोनों तरफ से कहा जा रहा था, शुभेंदु ने भी कहा था 50,000 वोटें जीतो। ममता के लोग भी अभी भी कह रहे हैं आपके यहाँ दोनों गलत कर रहे हैं, ये टाइट फाइट है। और जो लोग कह रहे थे 200 सीट लेंगे, वो सब गलत है। अमित शाह भी गलत है, ममता बनर्जी भी गलत है। यहाँ जो हम लोग कह रहे थे कि तृणमूल थोड़ा आगे है, बट यहाँ दीपक एक और एलिमेंट में लाना चाहता हूँ। एनके सिंह सर ने सही कहा, अगर भाजपा किसी तरह 125-30 के आसपास चले जाती है और ये लोग 150-50 में जाके रुक जाते हैं, 50-55 में, फिर दीदी के लिए और टीएमसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ये जो खेल कूद है ना, ममता बनर्जी चुनावी मैदान का खेला होवे ठीक है, बट ये जो खेला चुनाव के बाद होता है, ये खेला में शुक्ला जी और उनके लोग बहुत आगे हैं। ये खेल कूद के जो है ये लोग माहिर हैं। तो एनके सिंह साहब सही कह रहे हैं, दीदी के लिए कितना मार्जिन सेफ होगा ये प्रश्न है। शायद वो चुनाव जीते, चाहे उनको बहुमत हासिल हो। वैसे अगर प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने लंबी कूद की तैयारी कर ली है जी। तो सवाल सुनाई नहीं दिया। प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने लंबी कूद की तैयारी कर ली है।
बिल्कुल मैं ये किया कह रहा हूं है दादा कि प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने लंबी कूद की तैयारी कर ली है, लॉन्ग जंप। नहीं, लॉन्ग जंप नहीं, ये हॉप स्टेप जंप का तैयारी किया है, हॉप एंड स्टेप एंड जंप। तो पहला फेज जो था वो चुनाव प्रचार, दूसरा फेज जो था एक्चुअल चुनाव, और तीसरा फेज जो है चुनाव के बाद का जो खेल कूद। तो ये ऑपरेशन इलेक्शन, ऑपरेशन वोट कास्टिंग और ऑपरेशन स्प्लिट, तीनों का तैयारी इनके पास है साहब, और उसके लिए जो रसद है मौजूद करना वो हो चुका है। हमारे पास पक्का खबर है, ये सब कुछ के लिए ये लोग तैयार हैं, ये लोग चुनाव सीरियसली लेते हैं और तैयारी कर चुके हैं। इसमें इसके चलते हम यही बोलेंगे कि कुछ स्विंग सीट्स हैं, उसका भी हमें इंतजार करना पड़ेगा दीपक। जो स्विंग सीट में बंगाल में हम देखते रहे हैं, जहां मैं थोड़ा सा दादा, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, थोड़ा सा दृश्यों को एक्सप्लेन कर दूं। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें काउंटिंग सेंटर्स की असम की, जहां पर पीपीई किट लगाए, मुंह पर मास्क लगाए, जो शील्ड होती है उसको लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए और साथ ही साथ फेस मास्क का इस्तेमाल करते हुए, पीपीई किट का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन एजेंट्स भी देखे जा सकते हैं, काउंटिंग सेंटर्स के अधिकारी भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि कोविड का जो माहौल है, ऐसे में बचाव ही सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए हमारी सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप में से जितने भी काउंटिंग सेंटर्स के अंदर हैं या अपनी अपनी अलग अलग इलेक्शन ड्यूटी निभा रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। चुनाव तभी होंगे जब आपकी जान रहेगी। बंगाल में अभी एक बार फिर से आपको टैली बता दूं, 114 पर बीजेपी आ गए, टीएमसी 144 पर, लेफ्ट 6 पर और अदर्स के खाते में 0 सीटें। सीधे मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, ये जो परिस्थितियां बंगाल के अंदर फिलहाल दिखाई दे रही हैं, आपको लगता है आप जिस तरह का आपने हाइप क्रिएट किया था कि बंगाल हम तो जीत गए, शुरुआती रुझान आपको थोड़ा सा निराश कर रहे हैं कि भाई कांटे की टक्कर नहीं है, 30 सीटों पे लगातार आगे दिखाई दे रही है तृणमूल कांग्रेस शुरुआती रुझानों में, और 10 बजने वाले हैं। नहीं, हमें जरा भी निराशा नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए जो आवश्यक बहुमत है वो प्राप्त होगा। अभी तो कहीं 1 राउंड की मतगणना हुई है, कहीं 2 राउंड की मतगणना हुई है, 30 राउंड की मतगणना होनी है, कांटे की टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर बहुमत हासिल होगा। इसमें हमारे मन में किसी प्रकार की आशंका नहीं है। हम 150 से अधिक सीटें। अच्छा, मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, तृणमूल कांग्रेस ने रुझानों के अंदर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। प्रेम शुक्ला जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, माफी के साथ रोकूंगा, क्योंकि रुझानों में टीएमसी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, 152 पर आ गई है। अब आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यही कह रहा था, बहुमत में रुझान में आ जाना, उसके बाद पीछे जाना बहुत मुश्किल होता है काउंटिंग में। प्रेम शुक्ला जी, आप शायद स्थिति को समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से। जी दीपक जी, रुझानों में वो आगे हैं, लेकिन जब अंतिम चुनाव परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए जो आवश्यक बहुमत है वो बंगाल की जनता ने दे दिया है। ईवीएम का जो अंतिम आंकड़ा आएगा वो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या बल दे देगा। तो जुगाड़ से होगा प्रेम शुक्ला जी, जुगाड़ से होगा कि आपकी सीटें आ जाएंगी, या फिर ऑपरेशन लोटस करना पड़ेगा आपको? नहीं, जनादेश से होगा। नहीं, जनादेश से होगा, बंगाल की जनता के जनादेश से होगा और हम जनादेश का सम्मान करेंगे। नहीं, मेरे लगता है कि मुंह में आपके बात आ गई थी कि सरकार तो हमारी बनेगी, आएगा तो मोदी ही, ये बात आपके दिमाग में थोड़ी आ गई थी, लेकिन धीरे से आपने अमेंड कर लिया। इनके सर, आपको यही नहीं महसूस हुआ? नहीं, जनादेश के कारण हमारे दिमाग में आना स्वाभाविक है। जनादेश का सम्मान करना और जनादेश के कारण ऐसी बातें हमारे मन में आना स्वाभाविक है। आपके मन में तो कई बातें आती है प्रेम शुक्ला जी, ये भी एक बात है, लेकिन इनके सिंह साहब से जवाब ले लेते हैं। सर, क्या इंप्रेशन लगा इनके प्रेम शुक्ला जी की बात सुनकर? हाँ, बिल्कुल दीपक जी, वही इंप्रेशन जो आपका है वही मेरा है कि जब ये कह रहे थे कि रुझानों में बढ़त होती रहेगी, वो अब तक बढ़त होती रहेगी, लेकिन जीतेंगे हम ही, तब तो लगता है कि कोई खेला होवे क्या।
क्योंकि ये साइंस में तो होता नहीं है कि आपके रुझान बढ़ता रहे और अचानक सीट किसी और की निकल जाए। तो मेरे ख्याल से प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं उसके बहुत गूढ़ निहितार्थ है और उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। प्रेम शुक्ला जी बताएं कि कैसे उन्होंने ये बात कही है। नहीं, रुझान आपके शुरुआती इसलिए मैंने इसको स्पष्ट किया आदरणीय एनके सिंह जी कि अभी तो दो नहीं, अच्छा प्रश्न है एनके सिंह जी का। देखिए, रुझानों में चूंकि शुरुआती रुझान है, लेकिन जैसे ही मतगणना का दौर बढ़ता जाएगा, अभी 2-3 दौर का दो दौर की कहीं मतगणना हुआ, कहीं तीसरे दौर का प्रारंभ हुआ है। 30 राउंड का जो है मतगणना होनी है। हम लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, चूंकि जनादेश जो हुआ है उस जनादेश का जो संकेत है, उस संकेत के आधार पर हम करें। शुरुआती रुझान में भले ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी आगे हो, लेकिन जब परिणाम वाला रुझान आएगा, ये रुझान जब परिणाम की तरफ बढ़ेंगे तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। यह हमारे कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, हमारे नेतृत्व के परिश्रम का परिणाम वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देकर करेगी। लेकिन दीपक सर, आपने लगातार अनुराग दीक्षित मेरे सहयोगी भी मुझसे जुड़ गए। अनुराग, क्या कहेंगे आप? दीपक सर, कहूंगा नहीं सर, आप ही से सवाल है, और सवाल ये कि जो प्रेम शुक्ला साहब यहाँ पर कह रहे हैं, क्या अंतर आपको नजर आता है? 152 सीटों पर टीएमसी, 118 सीटों पर बीजेपी। अभी भी 35 से 36 सीटों का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच। 2 घंटे बीत जाने के बाद क्या वाकई अंतर पट जाएगा अगले 2 घंटे में सर? यह बहुत मुश्किल होता है दीपक सर। देखिए, जी बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर ऐसे जब आप बहुमत में मेजोरिटी पा लें। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस मेजोरिटी पा चुकी है, लेकिन हमें फिर भी समझना होगा कि किन किन इलाके की सीट खुली हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा था जो बंगाल प्रेसिडेंसी का एरिया है, जहाँ पर आखिरी दौर के चुनाव हुए थे, जो कोलकाता से लगा हुआ इलाका है, ग्रेटर कोलकाता का इलाका है, वहाँ पर तृणमूल बहुत मजबूत है, वहाँ पर तृणमूल को अच्छी सीटें मिलेंगी। लेकिन जो पहले, दूसरे और तीसरे दौर का चुनाव था, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बेहद मजबूत माना जा रहा था। तो मेरे ख्याल से टीएमसी के लिए एज है, टीएमसी के लिए खुशी मनाने की बात है, लेकिन 152 सीटों के बाद अब टीएमसी बहुत पीछे चली जाए और टीएमसी डबल डिजिट में आ जाए, बीजेपी ट्रिपल डिजिट में चली जाए, जैसी बीजेपी दावे और उम्मीद कर रही थी, उसकी संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। अनुराग, बिल्कुल, लेकिन इस बीच रुक करते हैं। पश्चिम बंगाल का हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। इनके सर मैं आऊंगा आपके पास। धीरेन्द्र पुंडीर का रुख करते हैं जरा। धीरेन्द्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस वक्त की, क्या कुछ अपडेट जो आप साझा करना चाहें? जो टैली है वो बता रही है बीजेपी 118, टीएमसी 152। देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी जिस तरह से चल रहा है, जो ट्रेंड दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा चेंज अभी आ सकता है। बहुत ज़्यादा चेंज तो इसलिए नहीं है अभी क्योंकि, लेकिन अभी पहली शुरुआती जो पहले 2-3 राउंड खुल रहे हैं, कहीं कहीं दूसरे राउंड खुल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक आंकड़ा है जो थोड़ी देर बाद स्ट्रेंथन करेगा, थोड़ी देर बाद इसमें सीमेंटिंग होनी शुरू होगी। लेकिन अभी ये चेंज हो सकता है, इतने बड़ी चेंजेस अभी नहीं आए। लेकिन ये बात सही है कि इस वक्त टीएमसी एक कंफर्टेबल मार्जिन बनाए हुए है, बीजेपी से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये बात थोड़ा सा उन लोगों को जरूर दिख रहा होगा जिनको लग रहा था कि बीजेपी आगे आ रही है। बीजेपी पार्टी के जो दावे थे वो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़े उनको ज़रूर एक बार रिव्यू कर रहे होंगे। लेकिन जो प्रेसिडेंसी का एरिया, खासतौर से नॉर्थ और साउथ 24 परगना, बीजेपी को लग रहा था कि सबसे ज़्यादा, जो बीजेपी के इंटरनल सूत्रों से जो हम लोग बातचीत करते थे उनके मुताबिक यहाँ वो बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे थे, बहुत बड़ा चेंज करने जा रहे थे। उनको लग रहा था कि यहाँ बहुत बड़ा उनको सफलता मिल रही है, यहाँ तक कि वो कई बार टीएमसी से ज़्यादा की बात कर रहे थे उस वोटों पर। हालांकि ये टीएमसी का बड़ा गढ़ माना जाता रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी तक दिख नहीं रहा है कि वो इसके अंदर घुसने में कामयाब हुए या नहीं। अब जैसे जैसे हम लोग इलाकेवार देखना शुरू करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि आखिर कहाँ बीजेपी के जो है जो आंकलन है उसमें चूक हो रही थी। बिल्कुल धीरेन्द्र, आप तमाम जानकारियां जुटाते रहिए।